4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने जारी किया यूपी के लिए कांग्रेस का तीसरा घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल आधा करेंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कोरोना काल से जो आर्थिक रूप से प्रभावित उनको 25,000 रुपए की मदद भी की जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम उन्नति विधान रखा है। आगे दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई प्रियंका गांधी ने कहा कि 20 लाख रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। 12 लाख तो पद पहले से खाली हैं जो भाजपा नहीं भर पाई है और ये 12 लाख भरेंगे और 8 लाख रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण और 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आवारा पशु की समस्या दूर करेंगे और प्रभावितों को 3,000 की मदद दी जाएगी। गोधन न्याय योजना में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि हमने 1.5 साल से कोशिश की कि यूपी के कोने कोने में जाएं और लोगों से चर्चा करें और हमने दूसरी पार्टी की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले हैं और हमने संघर्ष किया और खुद जनता की समस्याएं सुनकर घोषणा पत्र बनाया है क्योंकि बीजेपी के शासन ने लोग खुश नहीं थे बीजेपी के शासन से। आगे 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, विपक्षी पार्टी के घोषणा पत्र को मायावती ने बताया हवा हवाई। कहा कि केवल बीएसपी यूपी को गड्ढा, हिंसा, दंगा मुक्त बना सकती है और राज्य में रोजगार और विकास युक्त भरोसेमंद सरकार दे सकती है। बीएसपी ने औपचारिक बयान जारी करके कहा कि बीएसपी की सत्ता का बनना एक सुखद परिवर्तन होगा। यूपी की जनता जीने के लिए हर दिन जितना तनाव, दुख, दर्द झेल रही है वो अभूतपूर्ण है। आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी के संकल्प पत्र की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तारीफ की। कहा कि बीजेपी अपने संकल्प पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी जो वादा करती है उसे समय पर पूरा भी करती है और ये केवल कोरे वादे नहीं है, जनता के सपनों का संकल्प है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण का वादा खोखला है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रियंका मौर्य के बाद कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल वंदना ने बीजेपी ज्वाइन की है। वंदना सिंह महिला कांग्रेस यूपी मध्य की उपाध्यक्ष रही। वंदना ने कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का बड़ा आरोप लगाया। कहा कि पार्टी में कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती जा रही है। सातवीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर का अजीबोगरीब ऐलान। कहा कि सत्ता में आए तो बाइक पर 3 सवारी फ्री, नहीं तो जीप और ट्रेन का भी चालान कर देंगे। राजभर बोले कि एक ट्रेन में 70 सीटों पर 300 यात्रियों को ले जाया जाता है और चालान नहीं होता है। अगर 3 लोग बाइक चलाते हैं तो चालान क्यों होता है? हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3 सवारियां फ्री में बाइक चला सकेंगे। अब आगे एक और बड़ी खबर, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने 2 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। मायावती ने केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले मुनसब अली को उतारा है। मायावती ने सिराथू से मुनसब अली को टिकट दिया है और वहीं मायावती ने अयोध्या की रुदौली से अब्बास अली जैदी को मैदान में उतारा है, उन पर भरोसा जताया है। अब आगे बढ़ते हैं और 4 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी अब मऊ सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। सपा गठबंधन में शामिल सुहेल देव पार्टी ने मुख्तार अंसारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव लड़ने की जानकारी खुद मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में दी। मुख्तार अंसारी को उम्मीदवार के तौर पर अब जेल के अंदर से फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर खत्म हुआ। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर 10 और 11 फरवरी को होंगे मतदान। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत और सबसे ज्यादा प्रत्याशी मथुरा मुजफ्फरनगर से मैदान पर उतरेंगे और कल होने वाले मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। 11वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा के खैरागढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी समेत 2500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि कल प्रियंका गांधी ने किया था प्रचार और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार में महज 20 ही लोग हिस्सा ले सकते थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के रोड शो में 2500 से ज्यादा लोग दिखाई दिए। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिजाब विवाद से जुड़ी हुई है। हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी और जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने बड़ी बेंच के पास हिजाब विवाद का मामला भेजा है। मुस्लिम छात्रा ने हिजाब पहनकर कॉलेज आने की मांग की है। कर्नाटक शिक्षा विभाग के फैसले के तहत मुस्लिम छात्रों का हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी और इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी भी लगाई गई है। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर अब बढ़ते हैं। हिजाब विवाद में कूदी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को अधिकार है कि वो तय करें कि उन्हें क्या पहनना है, चाहे वो बिकनी हो या घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब हो। यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ महिलाओं के पास है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान ने दी है और महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो। 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच एक्टर कमल हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उससे अशांति को उकसाया जा रहा है, शांति को उकसाया जा रहा है। झूठ न बोलने वाले छात्रों के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। कमल हसन बोले कि एक दीवार के आगे पड़ोसी राज्य में जो हो रहा है, कर्नाटक की आग तमिलनाडु में नहीं आनी चाहिए। राज्य को सतर्क रहना चाहिए। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अब
कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब मध्य प्रदेश तक ये पहुंच चुकी है आग। भोपाल में छात्राओं के प्रदर्शन को देखा गया। कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। हिजाब पहनकर छात्राओं ने क्रिकेट और फुटबॉल भी खेली और इस दौरान छात्राओं ने कहा कि हिजाब हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। वहीं हिजाब बैन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अब आगे सत्र में ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। 14 फरवरी को जालंधर में पहुंचकर रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय बीजेपी नेताओं के मुताबिक पीएम मोदी जालंधर में प्रत्याशियों और पदाधिकारियों से मिलेंगे और दोपहर 2 बजे जालंधर में पीएम की रैली होगी। रहेगी नजर। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने करारा वार किया है। कहा कि सिद्धू से पंजाब की जनता त्रस्त हो चुकी है। सिद्धू को इस बार हराएंगे अकाली दल और बीएसपी गठबंधन इस बार पंजाब में जीतेगी। अकाली दल ने इस बार सिद्धू को टक्कर देने के लिए अमृतसर ईस्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। अमृतसर ईस्ट पर सिद्धू मजीठिया दोनों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने अमृतसर ईस्ट से प्रचार किया है। नवजोत कौर ने घर घर जाकर कांग्रेस के लोगों को काम गिनवाए हैं। नवजोत कौर बोली कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पति मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं है। कांग्रेस इन चुनावों में अपनी जीत दर्ज कराएगी और उनके पति सिद्धू का पंजाब मॉडल भी अब पंजाब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गया है। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब में वोटिंग से पहले सियासत भी काफी गर्मा गई है। अकाली दल नेता सुखबीर बादल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। सुखबीर बादल बोले कि पंजाब से कांग्रेस का सफाया होगा। सुखबीर बादल बोले कि कांग्रेस ने माफिया को पंजाब का किंग बनाया है। पंजाब के लोग चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता से बाहर करेंगे। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस के सीएम चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी पर एक बार फिर से हमला बोला है। सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी को रेत माफिया करार दिया और कहा कि कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी को एक गरीब के रूप में लोगों के सामने पेश कर रही है। हकीकत यह है कि चन्नी के रिश्तेदारों के घर से 10 करोड़ रुपए मिले हैं। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। रेप और हत्या मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलों पर विवाद गहरा गया है। सुखबीर बादल ने आज एक बार फिर राम रहीम की फरलों को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए राम रहीम को फरलों दिलाई है। बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए हर तरीका अपना रही है। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब चुनाव से पहले ड्रोन से तस्करी की कोशिश नाकाम। गुरदासपुर में दिखे संदिग्ध ड्रोन को बीएसएफ ने खदेड़ा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। भारत पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन से 2 संदिग्ध पैकेट गिराए गए हैं। बीएसएफ के जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान भी तेज कर दिया है। अब 4 बजे की 24वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए बयान पर एक बार फिर से निशाना साधा। कहा कि यदि पीएम मोदी कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू जी या राहुल गांधी से नफरत करते हैं तो संसद के बाहर कहना चाहिए। हम तब भी पैदा नहीं हुए थे जब कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। कहा कि पीएम कांग्रेस से डरते हैं, उन्हें घबराहट होती है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा कांग्रेस जानती है। पीएम जो झूठ बोलते हैं, फैलाते हैं, वो भी कांग्रेस जानती है। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में था, मगर भाजपा ने जो किया उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। अब आगे बोलते हैं। संसद में गांधी प्रतिमा के बाद टीआरएस सांसदों ने प्रदर्शन किया। टीआरएस सांसद पीएम मोदी के आंध्रा तेलंगाना वाले बयान से नाराज थे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभाजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में टिप्पणी की थी। टीआरएस सांसदों ने कहा कि पीएम ने अपमान किया है। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस की अर्बन नक्सल सोच की वजह से आंध्र का गलत विभाजन हुआ था। आगे 27वीं ब्रेकिंग न्यूज। सीएम केजरीवाल का दिल्ली जल बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। जल बोर्ड में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया और सीएम केजरीवाल ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में आज कर्मचारियों को पक्की नौकरी का प्रमाण पत्र दिया है और फैसले से 700 कर्मचारियों की सरकारी नौकरी परमानेंट हुई है। ये बड़ा तोहफा है। अब आगे 28वीं ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने सुपरमार्केट्स में वाइन बेचने का फैसला किया है और इस फैसले की कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। सीएम ठाकरे को लिखी चिट्ठी में 14 फरवरी से आमरण अनशन करने की बात कही है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि रालेगढ़ सिद्धि स्थित यादव बाबा मंदिर में 14 फरवरी से आमरण अनशन शुरू होने जा रहा है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पाइने के न्योते पर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया की ये उनकी पहली यात्रा होगी और इस दौरान दोनों के बीच विदेश नीति पर खासतौर पर चर्चा होगी। हमारी भी नजर रहेगी। अब 30वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर ने स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री की है और लिस्टिंग के बाद अडानी विल्मर का शानदार परफॉर्मेंस नजर आया।
गया। आज बाजार खुलने के कुछ ही मिनट बाद अडानी विल्मर का स्टॉक 18% से ज्यादा चढ़ गया। 1999 में बनी इस कंपनी में अडानी समूह के अलावा सिंगापुर के विल्मर समूह की भी हिस्सेदारी है और ये भारतीय बाजार में सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। अब आगे 31वीं बड़ी खबर। देश में कोरोना की रफ्तार बड़ी धीमी, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 71,365 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 1,217 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। वहीं देश में अब भी 8 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके अलावा बीते एक दिन में 1,72,000 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं देश में बीते एक दिन में 53 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी किया गया है। अब 4 बजे की 32वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरवरी महीने के आखिर तक मुंबई 100% अनलॉक हो जाएगी। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ने यह जानकारी दी है। बीएमसी का दावा है कि अगले हफ्ते तक मुंबई में 100% लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे में फरवरी के आखिर तक मुंबई से कोरोना नियमों और प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। कोरोना के इलाज के लिए नेजल स्प्रे नाइट्रिक ऑक्साइड लॉन्च किया गया है और ग्लेनमार्क और कनाडाई कंपनी ने मिलकर इसे तैयार किया है। भारत में नाइट्रिक ऑक्साइड को फेविस्प्रे ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है और कंपनी का दावा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आधारित ये नेजल स्प्रे नाक की ऊपरी सतह पर कोरोना वायरस को प्रभावी ढंग से खत्म करने में मदद करेगी। अब आगे एक और बड़ी खबर, 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी के साथ कम होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच डब्ल्यूएचओ ने बड़ी चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि कोरोना का अगला वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि अगला वेरिएंट वैक्सीन का असर भी कम कर सकता है। अब आगे एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। अनंतनाग में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 हाइब्रिड आतंकवादियों सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। कई जांच चौकियों पर पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने की भी साजिश थी। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की। यूपी चुनाव से पहले कैश मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। महाराजपुर में चेकिंग के दौरान रोडवेज बस से 44 लाख कैश बरामद हुआ है। बस सवार 3 यात्रियों के पास ये रकम मिली। पुलिस और आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। कैश के साथ पकड़े गए तीनों यात्रियों से पूछताछ लगातार जारी है। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई के दहिसर में 100 रुपए की लेन देन में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसमें आग भी लगा दी गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने सुसाइड की झूठी कहानी बनाकर कॉल किया। जांच के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। अब 38वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। केरल में सेना को बड़ी सफलता मिली है और मलापुझा पहाड़ों में 2 दिन से फंसे युवक को सेना की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सेना ने पहले युवक को भोजन और पानी मुहैया कराया और फिर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रैकिंग करने गया युवक फिसलकर गिर पड़ा था और पहाड़ी की दरार में फंस गया था। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। इटली में रह रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। इटली में मास्क पहनने के नियमों से छूट मिली है। कोरोना के केसों में कमी आने पर इटली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक नया फेज शुरू होने जा रहा है। अब लोगों को सिर्फ इंडोर पब्लिक सेटिंग्स में मास्क पहनने की जरूरत होगी। हालांकि घर से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क लेकर चलना होगा ताकि अगर भीड़ इकट्ठा हो तो आप अपना मास्क तुरंत पहन सकें। अब 40वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। कनाडा में कोरोना प्रतिबंधों के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए भारत ने जारी की एडवाइजरी। भारत ने अपनी एडवाइजरी में कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीयों को प्रदर्शन वाले क्षेत्र में जाने से बचने के लिए कहा गया है और ओटावा में प्रदर्शन को देखते हुए दूसरे शहरों में भी कर्फ्यू लग सकता है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।